नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन वहीं में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के एनओएस के गृह विज्ञान टीएमए को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं वीडियो। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट देखते हैं। गृह विज्ञान कला और विज्ञान का संयोजन है। इस कथन को पुष्टि करिए और गृह विज्ञान में करियर के 2 अवसर बताइए। चलिए इसका आंसर पार्ट देखते हैं। गृह विज्ञान शिक्षा की वह विद्या है जिसमें पाकशास्त्र, पोषण, गृह अर्थशास्त्र, उपभोक्ता विज्ञान, बच्चों की परवरिश, मानव विकास, सज्जा, वस्त्र एवं परिधान, गृह निर्माण का अध्ययन किया जाता है। दोनों शब्दों को मिलाकर इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। गृह विज्ञान का अर्थ घर व पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान को सुव्यवस्थित तरीके से लागू करना है। गृह विज्ञान कला भी है और विज्ञान भी है। जब हम भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं तो यह विज्ञान है, किंतु जब हम इन पोषक तत्वों का सही उपयोग करते हुए व्यंजन बनाते हैं तब यह कला के रूप में रहता है। गृह विज्ञान में रोजगार के अवसर। स्कूल स्तर पर गृह विज्ञान का विषय को अध्ययन करने के बाद आप वेतनभोगी कर्मी, स्वरोजगार व उद्यमी बनने के कई अवसर प्राप्त कर सकते हैं। पहला, आहार विशेषज्ञ के रूप में आप कार्य कर सकते हैं। उपभोक्ता संगठन के कर्मचारी के रूप में कार्य कर सकते हैं। उपभोक्ता सामग्री व सेवाओं के विक्रय प्रतिनिधियों के रूप में कार्य कर सकते हैं। बचत व निवेश योजनाओं के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य कर सकते हैं। हस्तकला केंद्र, घरेलू उद्योगों से निर्मित वस्तुओं के शोरूम में कर्मचारी के रूप में कार्य कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेकंड का बी पार्ट देखते हैं। खाद्य स्वच्छता के 4 उपाय बताइए। चलिए आंसर पार्ट देखते हैं। खाद्य और किचन स्वच्छता के 4 नियम। क्रॉस कंटामिनेशन या भोजन का अनजाने में दूषित होना भोजन के विषाक्त होने के सबसे बड़े कारणों में से एक है। क्रॉस कंटामिनेशन या भोजन का अनजाने में दूषित होना है आमतौर पर एक व्यक्ति के हाथ या किचन के बर्तन से जब भोजन पर मौजूद हानिकारक रोगाणु गलती से अन्य खाद्य पदार्थों पर चले जाते हैं, लेकिन इन स्वास्थ्य जोखिमों को आसानी से रोका जा सकता है। भोजन को छूने से पहले और कच्चे खाद्य जैसे मांस, अंडे और डिब्बों को हैंडलिंग के तुरंत बाद, पालतू पशुओं को छूने या शौचालय में जाने के बाद साबुन और साफ पानी से अपने हाथ को धो लें। डिटोल नो टच हैंड सोप क्रॉस कंटामिनेशन को रोकने का एक शानदार तरीका है। बस अपने हाथ आगे बढ़ाएं और रोगाणु रोधी साबुन स्वचालित रूप से बाहर आ जाता है। सेकेंड पॉइंट, खाना बनाने के तुरंत बाद सभी सतहों को साफ और रोगाणु रहित करें। थर्ड पॉइंट, आदर्श रूप में कच्चे और खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थों के लिए अलग अलग रंग कोड वाले चॉपिंग बोर्डों का उपयोग करें। रोगाणुओं को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों को ढकें या उनको सीलबंद कंटेनरों में रखें। फिफ्थ पॉइंट, कच्चे खाद्य को पकाए जा चुके और खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थों से दूर रखें। 6 पॉइंट, किसी भी पालतू जानवर या जानवरों के भोजन तैयार करने और खाने क्षेत्र से दूर रखें। प्रैक्टिकल क्वेश्चन थर्ड का ए पार्ट देखते हैं। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित तंतुओं से उत्पादित 2 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख करिए और किसी भी कपड़े को धोने से पहले वर्गीकरण क्यों आवश्यक है बताइए। चलिए आंसर पार्ट देखते हैं। कपास। प्राकृतिक रेशों में कपास का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। कपास से निर्मित वस्त्र सूती वस्त्र कहलाते हैं। कपास के पौधों के फल से रुई व बिनोले प्राप्त किए जाते हैं। रुई को हाथों से अच्छी तरह साफ कर चरखे की सहायता से उसके महीन धागे तैयार किए जाते हैं। इन्हीं धागों से बाद में सूती कपड़ा तैयार किया जाता है। सूती वस्त्र मुख्यतः गर्मियों में बहुत फायदेमंद रहते हैं। यह शरीर के ही पसीने को सोखकर शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। कपास के रेशे में मुख्यतः सेलुलोज होता है। रेशम। कपास की तरह ही रेशम भी एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है। इन्हें शहतूत के पेड़ों पर पाले जाने वाले कीड़े के द्वारा निर्मित कोकून से प्राप्त किया जाता है। यह कीड़ा शहतूत के पेड़ की पत्तियों को खाता है तथा रेशम को लार के रूप में निकालकर कोकून का निर्माण करता है, जो हवा के संपर्क में आने से सूख जाता है। वह अंडे नुमा कोकून के चारों ओर लिपटता जाता है। एक विशेष प्रक्रिया के तहत इससे रेशम को निकाला जाता है। रेशम सभी प्राकृतिक रेशों में महंगा होता है, इस कारण इसकी पहुंच उच्च वर्ग के लोगों तक ही रहती है। रेशम के तंतु बेहद कोमल व महीन होते हैं,
जो ताप लगने पर टूट या सिकुड़ जाते हैं। इससे प्रोटीन भी बनता है। नायलॉन भी एक तरह का रेशा होता है। यह एक कृत्रिम रेशा होता है क्योंकि इसका निर्माण कोयला, जल और हवा को मिलाकर किया जाता है। नायलॉन दूसरे रेशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। नायलॉन से बनी चीज़ें आसानी से ख़राब नहीं होती। पैराशूट और मोटी मजबूत रस्सियाँ बनाने के लिए इस रेशे का उपयोग किया जाता है। पॉलिएस्टर फैब्रिक एक प्रकार का रासायनिक फाइबर फैब्रिक है जिसका उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। लाभ यह है कि सिकन प्रतिरोध और आकार प्रतिधारक बहुत अच्छा है, इसलिए यह बाहरी कपड़ों जैसे जैकेट के कपड़े, विभिन्न बैग और टेंट के लिए उपयुक्त है। पॉलिएस्टर कपड़े में उच्च शक्ति और लोचदार वसूली होती है, इसलिए यह टिकाऊ विरोधी सिकन है। वस्त्रों को छांटना। वस्त्र धोने से पूर्व उन्हें छांट लेना चाहिए। रंगीन, श्वेत, सूती, रेशमी, गंदे, कम गंदे तथा एक बार ही पहने गए वस्त्रों को अलग अलग कर लेना चाहिए। धोते समय तुरंत रंग तथा गंदगी के अनुरूप ही इन्हें अलग अलग भिगोना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं किया जाता है तो वस्त्र जल्दी खराब होने लगता है। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 का बी पार्ट देखते हैं। आप अपनी पढ़ाई के लिए शहर आए हैं और एक किराए के मकान में अकेले रहते हैं। अपने मित्र के साथ आप निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करिए। संयुक्त परिवार में रहने के लाभ दर्शाइए। अपने लिए एक साप्ताहिक मेन्यू बनाइए जो आप भोजन प्रदाता को देंगे। चलिए आंसर पार्ट देखते हैं। संयुक्त परिवार में रहने के लाभ। संयुक्त परिवार में रहने के अलावा भी बहुत कुछ है जो आप हमेशा एक में रहना चाहेंगे। संयुक्त परिवार में पले बढ़े होने के कुछ फ़ायदे यहाँ दिए गए हैं जिन्हें आप हमेशा संजो कर रखेंगे। एक बच्चा कभी अकेला नहीं होता है। यदि आप एक संयुक्त परिवार में रहने वाली कामकाजी माँ हैं तो आप अपने बच्चे की दैनिक ज़रूरतों के प्रति निश्चित हो सकती हैं। खुशी दुगनी। यदि आप कभी संयुक्त परिवार में रहे हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ छोटी छोटी खुशियों और उपलब्धियों साझा करना उन्हें बहुत खुश करता है। आप साझा करने की कला सीखते हैं। यदि आप एकल परिवार में उठाए गए बच्चे और संयुक्त परिवार में उठाए गए बच्चों को देखते हैं तो आप उनके व्यवहार में अंतर देखेंगे। कई लोगों के साथ लाया गया बच्चा जाहिर तौर पर अधिक सामाजिक होता है, लेकिन उसे साझा करने की भी आदत होती है। सम्मान की सीख। ऐसे परिवार में बड़े होने पर जहाँ कई बड़े होते हैं, दूसरों के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है। बड़ों के इर्द गिर्द अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना, उनका सम्मान करना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना किसी न किसी तरह आपके व्यक्तित्व को आकार देता है। 5th पॉइंट, किताबों से पढ़े शिक्षा। मौसी, चाचा, चचेरे, भाई और दादा दादी के साथ रहने वाले बच्चे की शिक्षा केवल शिक्षाविदों और स्कूल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसकी शिक्षा का दायरा बहुत व्यापक है। 6 पॉइंट, प्यार और देखभाल। संयुक्त परिवार में जितना प्यार और देखभाल मिलती है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। अगर आप बीमार या दुखी हैं तो आप कभी भी खुद को अकेला नहीं पाएंगे। एकजुटता की भावना। यदि आप एक संयुक्त परिवार में रहते हैं तो आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका बच्चा कभी बोर नहीं होगा या अकेला महसूस नहीं करेगा। अपराध में उसके साथी के रूप में उसके चेहरे भाई हमेशा रहेंगे। सामाजिक रूप से कुशल बनाता है। संयुक्त परिवार से आने वाला व्यक्ति विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के साथ संवाद करना जानता है। बड़ों, भाई बहनों, चचेरे भाई बहनों, भतीजों और भतीजों के साथ रहना उनके व्यक्तित्व को ढालता है। संचार के ये सभी बुनियादी तत्व जो एक समाज में खुशी से रहने के लिए आवश्यक है, शुरू से ही एक संयुक्त परिवार में रहने के दौरान उनमें निहित है। सुबह के खाने की मेन्यू को दर्शाया गया है। सुबह का नाश्ता 2 विकल्प रखे गए हैं। हम लंच की मेन्यू को देख सकते हैं। हम डिनर की मेन्यू को देख सकते हैं कि डिनर के लिए क्या क्या मेन्यू रखना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली अन्य किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन या टीएमए की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और चैनल के बेल आइकॉन को भी प्रेस करना होगा। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 का ए पार्ट देखते हैं। आपकी माता जी ने सेल के दौरान एक प्रतिष्ठित कंपनी की वॉशिंग मशीन खरीदी जो कि 1 हफ्ते के इस्तेमाल के बाद ही ख़राब हो गई। अपनी माता को बताइए कि एक उपभोक्ता के क्या अधिकार है, कोई भी 2। सेल के दौरान कोई भी सामान खरीदने में क्या धोखा हो सकता है।
आंसर पार्ट देखते हैं। सुरक्षा का अधिकार, इसका अर्थ है जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं के विपणन से बचाव का अधिकार। खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का लाभ न केवल उनकी तत्कालिक जरूरतों को पूरा करना चाहिए बल्कि दीर्घकालिक हितों को भी पूरा करना चाहिए। खरीदने से पहले उपभोक्ताओं को उत्पादों की गुणवत्ता के साथ साथ उत्पादों और सेवाओं की गारंटी पर जोर देना चाहिए। उन्हें ISI, एगमार्क आदि जैसे गुणवत्ता वाले चिह्नित उत्पादों को प्राथमिकता से खरीदना चाहिए। दूसरा पॉइंट, सूचना का अधिकार, इसका अर्थ है माल की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में सूचित करने का अधिकार ताकि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाया जा सके। उपभोक्ता को किसी विकल्प या निर्णय को चिह्नित करने से पहले उत्पाद या सेवा के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करने पर जोर देना चाहिए। यह उसे बुद्धिमानी और जिम्मेदारी से कार्य करने में सक्षम करेगा और उसे उच्च दबाव वाली बिक्री तकनीकों के शिकार होने से रोकने में भी सक्षम करेगा। सेल्स के दौरान कोई भी सामान खरीदने में क्या धोखा हो सकता है? पहला, झूठ हो सकता है, झूठ बोल सकते हो हमसे। तो ऐसी सूचनाएं बनाना या ऐसी जानकारी देना जो सच के विपरीत हो या उससे एकदम अलग हो। दूसरा, संदिग्ध जानकारी देना, जानबूझकर अनिश्चित, संदिग्ध और अंतर्विरोधी बयान देना। थर्ड पॉइंट हो सकता है छिपाना, दिए गए संदर्भ में आवश्यक जानकारियों को छिपाना या ऐसा व्यवहार करना जिससे प्रासंगिक सूचना को छिपाया जा रहा हो। फोर्थ पॉइंट है अतिशयोक्ति, सच को किसी स्तर तक अतिशयोक्ति बनाना या खींचना। पांचवा पॉइंट, कम बयानी, सच के पहलुओं को कम करके बताना या आंकना आदि। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 का ए पार्ट देखते हैं। अपने नज़दीकी इलाके में जाकर निम्न विवरण का पता लगाइए। पहला पॉइंट, कितने 60 साल की आयु से ऊपर वाले लोगों ने कोविड-19 से बचने के लिए टीका लगवाया है? संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण क्यों लाभदायक है? सेकेंड पॉइंट, कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए आपके परिवार ने कौन कौन से उपाय अपनाए हैं? थर्ड पॉइंट, एक कविता या गीत के द्वारा संक्रामक बीमारियों की रोकथाम का उल्लेख करें। चलिए आंसर पार्ट देखते हैं इसका। कोविड-19 से बचाव के लिए 60 साल से अधिक आयु वर्ग की आबादी के वैक्सीनेशन की गति शुरुआत में उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद पिछले कुछ सप्ताहों में धीमी हो गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने इसके लिए वैक्सीनेशन सेंटर तक आने जाने की समस्या, वैक्सीन के बारे में गलत सूचना और निराधार आशंकाओं को जिम्मेदार ठहराया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2.29 करोड़ बुजुर्गों की पूरी तरह से वैक्सीनेशन लगा जा चुकी है, जबकि 6.71 करोड़ लोगों को अब तक कोविड-19 वैक्सीन की सिर्फ एक डोज मिली है। भारत में 60 साल से अधिक जनसंख्या 2021 में 14.3 करोड़ होने का अनुमान था। इसका मतलब ये होगा कि इनमें से केवल 16% को अब तक पूरी तरह से वैक्सीन लगाई गई है। बहुत ही गंभीर और खतरनाक बीमारियां आज भी दुनिया भर में मौजूद है। इन बीमारियों के प्रति बच्चों को सुरक्षा प्रदान करवाने के लिए टीके लगवाना ही सबसे बढ़िया उपाय है, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी होती है जिनसे बचाव ही सबसे बेहतर उपाय है। यही कारण है कि भारत सरकार द्वारा भी बचपन में होने वाले कुछ सबसे आम गंभीर बीमारियों के खिलाफ सभी बच्चों को टीका लगवाने की सलाह दी जाती है। हमारे शरीर में संक्रमण से बचाव रखने के लिए प्रकृति के एक तरह से सुरक्षा होती है जिसे प्रतिरक्षण क्षमता कहा जाता है। जब हमारे शरीर में कोई संक्रमण का होता है तो हमारा शरीर इन संक्रमण से लड़ने के लिए कुछ रसायनों को पैदा करता है जिनको एंटीबॉडीज कहा जाता है। यह एंटीबॉडीज संक्रमण पैदा करने वाले जीवाणु से हमारी रक्षा करते हैं और उसके ठीक होने के बाद भी हमारे शरीर में ही रहते हैं। यह हमारे शरीर में ज़िंदगी भर के लिए रक्षा करने के लिए रहता है। टीकाकरण एक ऐसा माध्यम है जो हमारे शरीर में पैदा होने वाले संक्रमण से हमारी रक्षा प्रदान करता है। सेकेंड पॉइंट है कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए आपके परिवार ने कौन से उपाय अपनाए हैं? कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए परिवार के द्वारा निम्नलिखित उपाय अपनाए गए। कच्चे माल के सेवन से निश्चित रूप से बचना चाहिए। सफाई के लिए अपने हाथों को लगातार धोते रहे। हाथ गंदे नहीं होने पर भी उसे धोए। हाथ धोने के बाद टिश्यू का प्रयोग कर उसे पोंछ ले। छींकने और खांसने के दौरान अपने मुंह पर हाथ रखें। 6. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए दिए नियम का पालन करें। 7. जो लोग छींक रहे हैं उनसे दूरी बनाकर रखें। 8. लोगों को बार बार अपने चेहरे, नाक और आंखों को छूने से बचना चाहिए। 9. लोगों को एक दूसरे से दूर रहने, वर्क फ्रॉम होम करने और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ नहीं बढ़ाने की सलाह दी गई।
10वां पॉइंट, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने कमरे का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक रखें। इससे वायरस के संक्रमण कम होने की संभावना रहती है। थर्ड पॉइंट, एक कविता या गीत के द्वारा संक्रामक बीमारियों की रोकथाम का उल्लेख करें। तो चलिए एक गीत के द्वारा, एक कविता के द्वारा हम इसको व्याख्या करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले ऑल नोटिफिकेशन के लिए, और आइकॉन को आप बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, ठीक है, ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी वीडियो को सीधा प्रसारण आप तक पहुंच सके। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चैनल को जहां तक हो सके वहां तक शेयर करो और सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों में, ठीक है, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराओ और